नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा लेसन नंबर 7, प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। कि जो आपका ऊष्मा है, हीट है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से स्थानांतरित होती है। तो वो सारी चीजें हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप कोई भी विषय अपनी कक्षा का लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। हमने आपको सभी सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन समझाए हुए हैं। जो क्लास 7 के स्टूडेंट है, यदि वो अपना कोई भी विषय स्पेशल ही पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें तो क्लास 7 ही पढ़नी सिर्फ, तो आपके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7। और उस चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ अपनी कक्षा के ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। इससे आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, हमारा आज का जो अध्याय है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है कि जो स्टार्टिंग में कुछ प्लेटफॉर्म बना के आपको दिया गया है कि कुछ बातें बताई गई कुछ व्यक्तियों के द्वारा, तो क्या करेंगे जिससे हमें जिज्ञासा हो कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये दो बच्चों की वार्तालाप है कि एक पेमा है और उसका भाई पालदेन गंगटोक में रहते हैं। सर्दी की एक ठंडी शाम को वे आग जलाकर उसके पास बैठे थे भी। पालदेन शीतकालीन अवकाश में केरल घूमने के अपने अनुभव साझा करता है। वह बताता है कि सर्दियों के मौसम में गंगटोक की तुलना में केरल अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र है। पेमा और पालदेन दोनों यह जानने के लिए उत्सुक है कि कुछ स्थान बहुत ठंडे और कुछ स्थान बहुत गर्म क्यों होते हैं। तो देखिए, ये दोनों बच्चे हैं, ये बैठे हैं कहाँ पे, आपके गंगटोक में भी। तो मैं एक बार भारत का मैप बना के आपको समझाता हूँ कि वे कहाँ बैठे हैं और क्या कंडीशन, किस चीज का वो बातें करें, ताकि आपको कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो। ये मैं भारत का एक प्रतीकात्मक मैप बनाता हूँ इस प्रकार से, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। वो बैठे हैं यहाँ पे भी, आपके आग जलाकर यहाँ बैठे हैं सर्दियों में। तो यहाँ पे सर्दियों की छुट्टियां हुई और ये पालदेन है ना, ये घूमने के लिए आपका आ गया यहाँ पे केरल में भी। जब वो केरल में घूमने के लिए आया सर्दियों में, तो उसने तो सोचा था कि केरल में भी सर्दी होगी, लेकिन यहाँ आके उसने देखा केरल का मौसम कैसा था, उष्ण था भी। उष्ण मतलब गर्म था भी, उष्ण था मतलब गर्म था। और जो वायु थी वो थी आर्द्र भी। क्या थी? आर्द्र थी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसके मन में क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ भी, और आपके मन में भी क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, यहाँ पे ठंड क्यों है और यहाँ का मौसम उष्ण व आर्द्र क्यों है भी। ये चीज आपको उष्ण मतलब होता गर्म क्यों है, ये क्वेश्चन आपके मन में भी होगा। तो चलिए जानते इसका उत्तर कि ऐसा क्यों है भी। उनके दादाजी विज्ञान के एक अध्यापक है और उन बच्चों की जिज्ञासा सुनकर वो उनको जवाब देते हैं कि केरल है गंगटोक की अपेक्षा भूमध्य रेखा के अधिक समीप है। पहला रीजन, जो केरल है ना, वो भूमध्य रेखा के निकट है और इसकी लंबी समुद्री तटीय रेखा भी है, अतः वहां का मौसम अधिक उष्ण एवं आर्द्र है। तो दो चीजें हैं, दोनों चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उसके दादाजी ने तो आंसर दे दिया, शायद आपके आंसर समझ में नहीं आएगा कि ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल सीधा पड़ता है। मतलब कि जो स्थान भूमध्य रेखा के जितने नजदीक होगा वो स्थान उतना ही ज्यादा गर्म होगा। ये मान लेते हैं हम सूर्य, ये मान लेते हैं आपको सूर्य। आपको ये शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें समझने और सीखने की जरूरत है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनते जाइए। तो जो सूर्य की किरणें इस प्रकार से आती हैं भी, देखिए, ठीक है। तो एक कारण तो क्या है कि भूमध्य रेखा के जो स्थान जितने पास होगा वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, और सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा कि वहां का जो एरिया है वो ज्यादा गर्म होगा। पहला रीजन। दूसरा देखिए कि जो भारत है ना वो इस प्रकार से भूमध्य रेखा के ऊपर इस प्रकार से है, ताकि आपको दिख जाए। इस ऐसे तरह पूरे उत्तरी गोलार्ध में नहीं फैला हुआ, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया। अब बताइए, वो केरल में यहाँ पर आया था और ये यहाँ पे था, तो कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के नजदीक है? केरल है या गंगटोक? आप कहेंगे सर केरल है, तो पहले सवाल का आपको जवाब मिल चुका, क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण केरल की जलवायु कैसी है? उष्ण है। क्या है?
उष्ण है। अब उसने उष्ण के साथ, उष्ण मतलब गर्म है, एक शब्द और यूज किया था, आर्द्र है भी। आर्द्र मतलब कि वहां की वायु में जो आपके जल वाष्प है, जल की मात्रा है वो ज्यादा है आपकी। ठीक है, वो क्यों है? आपको पता है कि यहाँ हमारा अरब सागर है, यहाँ पूरा समुद्र, बंगाल की खाड़ी, केरल के आसपास क्या समुद्र है, समुद्र में जल वाष्पित होगा तो जो हवा है वाष्पित वाले जल को केरल के एरिया में फैला देंगी, तो वहां पे आर्द्रता इसलिए ज्यादा है। और जहां सिक्किम है ना, यहाँ पे ऐसा कोई समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ का मौसम आपका शीत है। दोनों कारण आपको समझ में आ गए कि केरल की जलवायु आपकी उष्ण व आर्द्र क्यों है। तो ये बात समझ जाना आप कि जहां पे आपका समुद्र नजदीक होगा वहां की वायु है वो आपकी आर्द्र मिलेगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये बात वही बताता है कि वो पालदे ने उत्तर देता कि कक्षा 6 के विज्ञान में हमने ये चीज पढ़ी थी कि धरती पर सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। जो सूर्य है वही है ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है धरती पर, पृथ्वी पर और किसी चीज से तो हमें प्रकाश मिलता ही नहीं। और भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए जो स्थान भूमध्य रेखा के जितना नजदीक होगा वो उतना ही गर्म होगा। अब वार्तालाप के समय पेमा अत्यंत ध्यानपूर्वक अपनी दादी माँ को एक धातु के बड़े पात्र में सिक्किम का एक पारंपरिक व्यंजन थुक्पा बनाते हुए देख रही थी। तो ये जो आप स्टेटमेंट है थोड़े से आपसे पूछ सकता है कि ये थुक्पा है, ये कहाँ का आपका व्यंजक है पारंपरिक, ये आपका कहाँ का है, सिक्किम का है। पेमा पूछती है कि भोजन बनाने के लिए सामान्य धातु के पात्रों का उपयोग क्यों किया जाता है। पालदेन उत्तर देते हुए बताता है कि उसने धातु और अधातुओं का संसार नामक अध्याय में पढ़ा है कि ऐसे पदार्थ उष्मा के सुचालक होते हैं। तो जो लड़की है वो पूछती है कि जो ये दादी माँ खाना बना रही है तो इसमें धातु का बर्तन क्यों बनाया है, अधातु का बर्तन क्यों नहीं बनाया। अधातु, आपने धातु और अधातुओं में हम पढ़ चुके कि धातु कौन सी वस्तुएं होती हैं और अधातुएं क्या होती है। तो ये पालदेन है ना, ये उत्तर देता है भी। क्या उत्तर देता है कि धातु उष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? उष्मा की सुचालक। तो ये बर्तन देखिए भी, आपको यहां से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ये बर्तन, इस खाने को किसकी जरूरत है? उष्मा की जरूरत है, हीट की जरूरत है, जो इसके अंदर रखा हुआ है। यदि ये बर्तन ऐसे पदार्थ का बना होता जिसमें से आपकी हीट है, उष्मा है, वो पास ही नहीं हो सकती, तो क्या इस भोजन को उष्मा मिल जाती? आप कहते सर नहीं मिलती, तो ये खाना पकता ही नहीं कभी भी। ठीक है, कभी भी ये खाना आपका नहीं पकता। इसलिए हमने एक ऐसी वस्तु की ये बर्तन बनाया जो उष्मा का क्या हो, सुचालक हो, ताकि उष्मा इसके अंदर से गुजर जाए और खाने को मिल जाए। इसलिए धातु उष्मा की सुचालक होती है। तो हमने ये बर्तन है ये धातु का बनाया है। यहां तक चीजें कंसेप्ट क्लियर आपके? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको कमेंट के माध्यम से उसका जवाब दे दूंगा। बाकी मेरी 100% यही कोशिश रहेगी कि आपको हर एक चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हमारा अध्याय स्टार्ट होता है कि इन पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। कि हमने पढ़ लिया कि जो आपके धातुएं हैं उष्मा की सुचालक होती है पदार्थों का, वो हीट उनमें से गुजर सकती। अब उनमें से हीट गुजरती कैसे, क्या क्या गुण होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं भी। तो सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया इस प्रकार से भी कि आपने स्टैंड ले लिया, धातु की पट्टी ले ली, ये आपको यहाँ पे मोमबत्ती जला दी और यहाँ आपने लोहे की पिन आपने चिपका दी। जब आपने इसको यहाँ से गर्म किया भी, ठीक है, जैसे जैसे गर्म होगा ना तो वैसे वैसे जिस चीज से आपने चिपकाई है ना, तो ये पिन आपकी गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी भी। जैसे जैसे ये पट्टी गर्म होगी, एल्युमिनियम की है, आपने धातु की पट्टी ली है, ये लोहे की किले हैं। लोहा भी आपका क्या सुचालक है। और कोई भी चीज जैसे आपने किसी चीज से कोई चीज चिपका दी ना गोंद से, जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो वो जो जोड़ है वो आपका हट जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप बताइए कि सबसे पहले पिन कौन सी गिरेगी, मतलब जो हिस्सा सबसे पहले गर्म होगा वही क्या होगा, सबसे पहले पिन उसकी गिरेगी। तो आप बताइए 1 2 3 4 यहाँ मोमबत्ती जल रही, कौन सी पिन गिरेगी? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले पहली पिन गिरेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले यहां से गर्म होना स्टार्ट होगा और आपका इस प्रकार से हीट चलती जाएगी, इस हिस्से में आएगी, इस हिस्से में आएगी, इस प्रकार से ये गर्म होती जाएंगी। पहले ये अटेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपको चीज समझ में आ गई? तो यहां से हमें क्या पता चला कि हीट का जो ट्रांसफर होता है ना, तो वो हाई टू लो होता है भी।
ठीक है, हाई टू लो होता है। तो इसको हम अभी समझेंगे पूरी प्रॉपर्टी क्या है। अंतिम ये आपने दे दिया अभी। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी, ऊपर आपको सिर्फ ये बताएगा कि एक्सपेरिमेंट में आपको पिन लगानी है, ये इस प्रकार से मोमबत्ती रखनी है। तो आपको अंदाजा लगाना है कि आपने अनुमान क्या लगाया अभी। सर्वप्रथम पिन कौन सी गिरेगी, आप कहेंगे नंबर 4 गिरेगी। जब आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तब कौन सी गिरी और उसका कारण क्या था कि वो हिस्सा सबसे पहले गर्म हुआ। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के इसके बदले यदि आपके पास ये पिन वगैरह नहीं है तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूं और आपको बड़े ध्यान से करना है। अभी आपके पास कोई भी धातु की आपको छड़ लेनी है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है कि आग में गर्म करना है और यहां से आपको पकड़ना है भी। ठीक है, आप थोड़ी देर इसको आग में रखिए, फिर यहां से चेक करते चलिए, यहाँ ठंडा मिलेगा, ऐसे ऐसे जाएंगे ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हाथ मत जला लेना अपना भी, तो यहाँ से ज्यादा गर्म मिलेगा और यहाँ से आपको ठंडा मिलेगा। सेम वही एक्सपेरिमेंट है, आप करके देख सकते हैं। ये जो आपकी पिन थी, जैसे पिन लगा रखी थी आपने, ये पिन पहले क्यों नहीं गिरी, मतलब कि आपका क्वेश्चन ये है कि यहां से क्यों नहीं गर्म हुआ, पहले यहां से क्यों गर्म हुआ, अभी मतलब यहां से क्यों गर्म हुआ, ऐसे गर्म होता क्यों आ रहा है। ये प्रॉपर्टी है आपकी उष्मा के स्थानांतरण की। ठीक है, प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट समझेंगे क्या चीजें भी। आपने अवलोकन किया कि मोमबत्ती की लो की निकटतम पिन, जो आपकी पिन पहली पिन है भी, जो इस प्रकार से लगा रखी थी आपने 1 2 3 4, तो आपकी पहली पिन पहले गिरती, उसके बाद 2 3 4 पिन 1 से 2 3 क्यों गिरती है, सभी पिन एक साथ क्यों नहीं गिरती, आपको ये जवाब देना है, ये जवाब सोचना। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आपका सवाल क्या है कि जो सारी पिनें एक साथ क्यों गिरी, पिन नंबर 1 पहली क्यों गिरी, सारी पिन एक साथ क्यों नहीं गिरी, और पिन नंबर पहली क्यों गिरी। अगर इन दो सवालों के जवाब आपको मिल गए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने की। आपने अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकाला भी। क्या आपको लगता है कि धातु की पट्टी में उष्मा का स्थानांतरण उस सिरे से हो रहा है जहां से पट्टी को गर्म किया जा रहा है। जैसे ही उष्मा धातु पट्टी के माध्यम से पिन तक पहुंचती है वैसे ही मोम पिघल जाती है और उससे जुड़ी हुई पिन नीचे गिर जाती है भी। अब देखिए ध्यान से चीजें। पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि पिन आपकी पहली क्यों गिरी है भी। ठीक है, तो ये आपकी पिन थी, इस प्रकार से यहां आपकी मोमबत्ती लगी हुई थी। तो जैसे ही आपने यहां से गर्म करना स्टार्ट हुआ तो जो उष्मा का स्थानांतरण है वो यहां से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उष्मा कहां पहुंची, पिन नंबर 1 पे। जैसे ही आपने इस पिन को किससे चिपका रखा था, आपने मोम से चिपका रखा था, यहां उष्मा पहुंच गई, मोम को भी उष्मा मिलेगी, मोम पिघल गया और पहली पिन गिर गई। उसके बाद दूसरी पिन पे पहुंची, उसके बाद उष्मा तीसरी पे, इसी प्रकार चौथी, इसी प्रकार बारी बारी से सभी पिन गिरती गई। तो पहला क्वेश्चन था कि जो पिन नंबर 1 है वो सबसे पहले क्यों गिरी, क्योंकि उष्मा पिन नंबर 1 तक सबसे पहले पहुंची भी। ठीक है, आपसे घुमा के पूछ सकता है इस प्रकार से कि कौन सी चीज पहले गर्म होगी, कौन सा हिस्सा पहले गर्म होगा। तो जिस साइड से आपकी हीट आपको मिल रही है, उष्मा मिल रही है, उस साइड से जो आपकी पट्टी है वो गर्म होनी स्टार्ट होगी। सभी पिन एक साथ क्यों नहीं गिरी, ये भी क्वेश्चन था, क्योंकि सभी पिन के पास उष्मा एक साथ नहीं पहुंची भी। दोनों के आंसर मिल गए आपको। पिन 1 पहले क्यों गिरी, क्योंकि पिन 1 के पास जो उष्मा है वो सबसे पहले पहुंची है, और सबसे पहले उष्मा पहुंचने के बाद जो मोम था वो पिघल गया और पिन 1 गिर गई। और एक साथ क्यों नहीं गिरी, क्योंकि उनके पास जो उष्मा थी वो एक साथ नहीं पहुंची। जैसे ही उष्मा धातु पट्टी के माध्यम से पिन तक पहुंचती वैसे ही मोम पिघल जाती है, उससे जुड़ी हुई पिन नीचे गिर जाती है। यह उष्मा का स्थानांतरण पट्टी के गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर आता है, वह प्रक्रिया भी अब आपको याद करना है भी। उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, गर्म छोर से ठंडे छोर की तरफ, गर्म छोर से ठंडे छोर की तरफ होता है भी। ठीक है, कोई भी चीज हो वह, ये आपको याद करना पड़ेगा अभी। अब वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में उष्मा का स्थानांतरण होता है उसे चालन कहते हैं भी। उष्मा का चालन क्या होता है, जब उष्मा गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर स्थानांतरण होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा का स्थानांतरण
कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण। और ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए टेम्परेचर डिफरेंस आपका होना जरूरी है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब एक का तापमान ज्यादा होना और दूसरे सिरे का तापमान कम होना होगा, तभी ऊष्मा का स्थानांतरण आपका होगा, अदरवाइज आपका स्थानांतरण नहीं होगा भी। इस प्रक्रिया में जो कण गर्म हो जाते हैं वे अपनी ऊष्मा को अपने से अगले कण को स्थानांतरित कर देते हैं और यह प्रक्रिया इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है जबकि कण स्वयं अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। अब देखिए कैसे भी, आपको पता है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं भी, ठीक है। अब मैं आपको वही चीजें समझाता हूँ। मान लेते हैं ये पट्टी है और आपको इसके कण दिख रहे हैं भी, ये इसके कण है भी, क्या है? ये कण आपके दिख रहे हैं इस पट्टी के। सबसे पहले ये वाला कण गर्म होगा, इसको ऊष्मा मिलेगी और ये ऊष्मा किसको देगा? इस कण को देगा, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये देंगे। इस प्रकार से क्या है कि ये पूरी पट्टी आपकी गर्म होती जाएगी भी। आपको आगे बात समझ में? ऐसे पदार्थ ऊष्मा को अपने में से सरलता से संचरित होने देते हैं, वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। ये बात हम पढ़ चुके कि जो पदार्थ, आपको पता लग जाएगा, जो पदार्थ गर्म हो रहे हैं ना, वो ऊष्मा के क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। अपने में से ऊष्मा को गुजरने देते हैं भी, याद रखना भी। जो अपने में से सरलता से गुजरने देते, संचरित होना मतलब गुजरने देता भी। हम भोजन बनाने के लिए धातु से बने हुए बर्तनों का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि धातुएं भी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है भी। चालन प्रक्रिया क्या होती है? जब कणों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको हम बोलते हैं चालन प्रक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके बर्तन हैं वो धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए बर्तन आपके धातुओं से बने होते हैं। सिंपल सी बात। यदि हम धातु की पट्टी के स्थान पर लकड़ी एवं कांच जैसे पदार्थों से बनी पट्टी का उपयोग करें तो पिनो नीचे नहीं गिरेगी। क्या आप धातु और अधातुओं का संसार नामक अध्याय के आधार पर जानकारी का उपयोग करके इसका कारण सोच सकते हैं? तो इसने कहा कि अब तक तो हम एल्युमिनियम की, लोहे की चीजें यूज कर रहे थे, यदि हम लकड़ी की यूज कर लें उसकी जगह, तो क्या वे पिने गिरेंगी या फिर नहीं गिरेंगी? या कांच की पट्टी यूज कर लें, गिरेंगी या नहीं गिरेंगी? ये बात आपको जवाब देना है। तो नहीं गिरेंगी। क्यों नहीं गिरेंगी? क्योंकि आपको पता है जो कांच है आपका और जो लकड़ी है वो ऊष्मा की कुचालक है, वो अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने नहीं देंगी। जैसे आपने यहाँ पे लगा लिया ना इस प्रकार से कि ये आपने लकड़ी की ले ली पट्टी, यहाँ पे आप गर्म कर रहे हैं मोमबत्ती से, यहाँ पे पिन है। लकड़ी क्या है कि अपने अंदर से ऊष्मा को आने ही नहीं देगी, इस पिन तक ऊष्मा पहुंचेगी ही नहीं, पहुंचेगी ही नहीं तो ये पिन आपकी नहीं गिरेगी। सिंपल है बात। कांच और लकड़ी जैसे पदार्थ ऊष्मा के अंदर सरल, ऊष्मा को अपने अंदर सरलता से संचरित नहीं होने देते और ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। मृदा और चीनी मिट्टी भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं भी। ये आप से पूछ सकता है कि इसमें से ऊष्मा का कुचालक कौन सा, तो इनके नाम याद रखिए। जो मिट्टी है आपकी और चीनी मिट्टी, ये भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसलिए ऐसे कपों में रखी हुई चाय अथवा कॉफी अधिक समय तक गर्म बनी रहती है भी। तो जो आपके बर्तन होते हैं चाय वाले भी चीनी मिट्टी के बने होते हैं, वो उसमें क्या होता कि चाय अधिक समय तक क्या रहती है? गर्म रहती है भी। क्यों गर्म रहती है? क्योंकि ये देखिए ध्यान से, ये आपका चाय का कप है भी। क्या है? चाय का कप है। तो ये अपने अंदर से मतलब बाहर वाला हिस्सा गर्म नहीं होगा इतनी जल्दी, इसका जल्दी से गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपके गुजरने नहीं देगी और हवा चाय के संपर्क में नहीं आएगी, इसलिए चाय क्या आती? जल्दी गर्म आपकी रहती, उसमें गर्म रहती है, जल्दी से ठंडी आपकी नहीं होती। अपने आसपास की कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें तालिका 7.2 ऊष्मा के सुचालक एवं कुचालक के रूप में वर्गीकृत कीजिए भी। आपको समझ में आ गई बात कि आपने आसपास पदार्थों को देखना है और आपको ये देखना है कि उसमें से कौन से ऊष्मा के कुचालक है और कौन से ऊष्मा के सुचालक है। बात आप सिंपल सी याद रखिए कि जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने देते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और जो पदार्थ अपने अंदर ऊष्मा को सरलता से नहीं गुजरने देते तो वो क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं भी। धातुएं आपकी ऊष्मा की सुचालक होती हैं और जो अधातुएं होती है वो आपकी ऊर्जा की कुचालक होती हैं। उष्मा की, सॉरी, कई बार ऊर्जा निकल जाता है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा भी। स्टील आपका सुचालक होता है, लकड़ी आपकी कुचालक होती है। क्या होती है?
कुचालक होती है। और आप ले लेना लोहा आपका सुचालक होता है। अब आपकी सूची में वायु है, अगर यह सूची में है तो आपने इसे कहाँ रखा अभी, हवा को। हवा सुचालक है या फिर कुचालक है अभी, ये बताइए अभी। हवा उष्मा की कुचालक है या सुचालक है, आपको ये बताना है अभी। तो चलिए अभी अब हवा के बारे में जिक्र करते हैं हम कि क्या होता है अभी। आपने अनुभव किया होगा कि यदि हम सर्दियों को स्वयं को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनना अधिक पसंद करते हैं भी। सर्दियों में क्या हम ऊनी कपड़े अधिक पहनना पसंद करते हैं। लॉजिक बनेंगे, आपको चीजें समझ में आएगी, आपको धीरे धीरे से समझना है भी। ऊनी कपड़े वायु को अपने अंदर छिद्रों में फंसा लेते हैं और वायु की उष्मा की कुचालक होती है, अतः यह हमारे शरीर से परिवेश की ओर से उष्मा के प्रवाह को कम कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें गर्मी का अनुभव होता है। आप ध्यान से देखिए बात को, टॉपिक को समझिए, यही से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे भी। इसने क्या कहा कि जो आपके ऊनी कपड़े होते हैं ना, वायु को अपने अंदर छिद्रों में फंसा लेते हैं। वायु उष्मा की कुचालक होती है भी। वायु क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है, अतः यह हमारे शरीर से परिवेश की ओर उष्मा के प्रवाह को कम कर देती है। परिवेश मतलब हमारे चारों तरफ का वातावरण। मैं ये देता हूँ आपका, ध्यान से देखना भी। ये मान लेते हैं आपका शरीर है भी, आपको दिख रहा है क्या, शायद यहाँ थोड़ा सा साइड यहाँ लिख देता हूँ भी। ये आपका शरीर है, ये आपका क्या शरीर है। और यहाँ आपने क्या कर लिया, ये आपने ऊनी स्वेटर पहन ली, आपको दिख रहा होगा। चलो यहाँ थोड़ा सा दूसरा कलर लेके मैं आपको, ये आपने ऊनी क्या पहन ली, स्वेटर पहन ली। अब जो स्वेटर के जो आपके ऊनी जो आपके वस्त्र होते हैं उसमें छिद्र ज्यादा होते हैं और उसमें क्या है, हवा बीच में फंस जाती है। आपके शरीर से जो हवा निकलती है, जो एनर्जी हीट आपकी निकलती है, आपके शरीर, आपको पता है कि शरीर आपका उष्मा उत्पन्न करता है, उसको आपके शरीर से बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि जो आपने ऊनी वस्त्र पहने ना, उनके अंदर हवा फंस गई। हवा क्या है, उष्मा की कुचालक है, तो वो आपको जाने नहीं देती, आपकी उष्मा को बाहर नहीं जाने देती, और इसके कारण क्या होता है, आपका शरीर गर्म रहता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। परिणाम स्वरूप हमें गर्मी का अनुभव होता है इसी प्रकार। और जो उष्मा है आपकी, आपके शरीर के आसपास, क्योंकि आगे तो आपकी स्वेटर हो गई ऊनी जो आपने पहनी है, और अंदर क्या हो गई, उसके जस्ट पीछे जो शरीर से आपसे उष्मा लिखनी, स्वेटर ने तो आपकी जाने नहीं दी बाहर उष्मा, वो वहां पे इकट्ठी हो गई, तो आपको गर्म की का एहसास होता है जब आप स्वेटर पहनते हैं तो भी। परिणाम स्वरूप हमें गर्मी का अनुभव होता है। इस प्रकार से कपड़ों की परतों के बीच में उपस्थित वायु उष्मा की कुचालक का कार्य करती है और हमें गर्म रखती है। अतः हमें गर्म रखती है, अतः हम एक मोटे कंबल के स्थान पर दो पतले कंबलों को लेना अधिक पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन कई बार हर बार पूछा जाएगा आपसे कि एक मोटे कंबल की अपेक्षा दो पतले कंबलों में क्या है कि आपको सर्दी कम क्यों लगती है। अब ध्यान से समझना भी। ये आपका जो सोया हुआ है ना बंदा, हम मान लेते हैं कि एक बंदा यहाँ पे सोया हुआ है, ये कलर आपको नहीं दिख रहा, चलो यहाँ व्हाइट दिख जाएगा आपको, अब दिख रहा आपको। ये एक अगर कंबल होगा ना, तो उसमें जो हवा है वो कहाँ होगी भी, आप कहेंगे सर इसके कणों के बीच में ही फंसी होगी। तो ये क्या होगा कि जो आपके शरीर से उष्मा निकलेगी उसको ये इतना ज्यादा नहीं रोक पाएगा एक कंबल, क्योंकि हवा की मात्रा एक कंबल में कम होगी बीच में, तो आपकी उष्मा बाहर निकल जाएगी, आपका कंबल इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। अब आपने क्या किया, इस मोटे वाले कंबल को फेंक दिया और आपने पतले दो कंबल ओढ़ लिए, इस प्रकार से भी, एक कंबल ये और एक कंबल ये वाला, दिख रहा आपको, दो कंबल हो गए। अब जो हवा है जो इन दोनों कंबलों के बीच में होगी, हवा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी एक कंबल की बजाय, तो ये क्या होती है, हवा की कुचालक होती है। और ये क्या करेगी, आपकी अंदर से जो उष्मा आ रही है उसको तो बाहर नहीं जाने देगी, और बाहर से जो ठंड है उसको भी नहीं आने देगी। इसलिए एक मोटे कंबल की अपेक्षा हमें दो पतले कंबलों में सर्दी
कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि दो पतले कम्बलों के बीच में हवा की एक परत बन जाती है, जो क्या है, हवा उष्मा की कुचालक होती है और हमारे अंदर की जो उष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देती। यहां पर भी इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। ये देखिए, रेड वाला एक कंबल है और एक ही ग्रीन वाला कंबल है। इसने दो ऑर्डर रखे ना, आपको दिख रहा होगा, एक रेड और ग्रीन। जब आपने बुक में देखेंगे तो ये बीच में हवा की परत आपकी हो गई। और आपसे क्वेश्चन ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक मोटे कंबल की अपेक्षा दो पतले कंबलों में ठंड कम क्यों लगती है। अब इसका आंसर आप जरूर दे देंगे। अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इसे समझ लिया कि क्या चीजें घटित हो रही हैं। तो चलो एक बार इसको पढ़ के देखते हैं हम, क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई भी। इसी प्रकार से कपड़ों की परतों के बीच में उपस्थित वायु उष्मा की कुचालक का कार्य करती है और हमें गर्म रखती है। अतः हमें एक मोटे कंबल के स्थान पर दो पतले कंबलों को लेना अधिक पसंद करते हैं भी। आकर से मोटे कंबल की तरफ मत भागना भी। अगर आपके पास उपलब्ध है दो पतले कंबल, आप ओढ़ना भी, ठीक है, आपको सर्दी कम लगेगी भी। क्योंकि दो कंबलों के बीच में, पतले कंबलों के बीच में हवा की परत बन जाती है और हवा उष्मा की कुचालक का कार्य करती है और हमारे अंदर की साइड से जो उष्मा उत्पन्न होगी उसको वो हवा है वो बाहर नहीं जाने देगी और हमें गर्मी का एहसास होगा। चीजें क्लियर समझ में आ गई आपको? क्या ऐसे घरों का निर्माण करना संभव जो बाहरी गर्मी और सर्दी से अधिक प्रभावित न हो? बहुत गर्म अथवा ठंडे जलवायु वाले स्थान पर बनाए गए घर प्राय उन्हें ठंडा या गर्म रखने के लिए उष्मा के स्थानांतरण की अवधारणा की पुष्टि करते हैं भी। अब देखिए, क्या ऐसा घर भी हम बना सकते हैं भी कि जो आपका इतना ज्यादा प्रभावित न हो? बिल्कुल। यदि हम जो दीवार बनाते, फिलहाल देखना, फिलहाल दीवार हम ऐसे बनाते हैं भी, आपने भी अपने घरों में देखी होगी, जो आपकी दीवार है ऐसी होती है, ठीक है। जो आपकी सूर्य की किरणें यहाँ लगेंगी आपकी दीवार पे, ये दीवार गर्म होगी और गर्म होने के बाद आपकी जो एनर्जी है, जो उष्मा है, हीट है, सॉरी एनर्जी नहीं, हीट का यूज करेंगे हम, उष्मा का यूज करेंगे, वो अंदर आ जाएगी और आप यहाँ बैठे हैं और आपको गर्मी का एहसास होगा भी। लेकिन यदि हम इस प्रकार से बना दें, हमारी दीवारों को डबल दीवार कर दें भी और बीच में गैप छोड़ दें, तो ये आपकी उष्मा आएगी, सूर्य का प्रकाश गिरेगा। हाँ सर, सूर्य का प्रकाश गिरेगा और हम यहाँ बैठे हैं और बीच में क्या आ गई, आपकी हवा आ गई। और हवा क्या करेगी? हवा क्या इस उष्मा को अंदर जाने देगी? आप कहेंगे सर उष्मा को अंदर नहीं जाने देगी। अब हमें ये बात समझ में आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें गर्मी नहीं लगेगी। आपको आ गई बात समझ में? अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो यदि आपके इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप इस प्रकार से यूज कीजिए। ठीक यही प्रोसेस ठंडे एरिया में भी, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो यहां से जो अगर एक दीवार होगी ना, तो यहां से जो उष्मा उत्पन्न होगी ना वो बाहर चली जाएगी। उष्मा का रूल है आपका हमेशा क्या? गर्म से ठंडे की ओर जाना, गर्म से ठंडे की ओर। यदि आपके शहर में मौसम गर्म है भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, उष्मा का रूल पढ़ चुके ना आप, उष्मा किस प्रकार से स्थानांतरित होती है? गर्म से ठंडे की ओर। यहां से आपका एक कंसेप्ट और क्लियर होगा भी। मौसम है यहाँ पे गर्म भी, क्या है? गर्म। यहाँ पे एक दीवार वाला मकान है और यहाँ पे दो गर्म दीवार, दो दीवारों वाला मकान है कि दीवार उसने इस प्रकार से बनाई हुई है। अब बताइए कि जो उष्मा का स्थानांतरण वो कैसे होगा भी? आप तो घर के अंदर क्या चाहते हैं? ठंड, पंखा चला के, कूलर चला के आपने थोड़ी सी ठंड कर ली है और यहाँ पे भी आपने छाया हुई ना मकान के जो छत थी, तो आपका ये घर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और बाहर मौसम क्या है? गर्म। तो जो उष्मा है वो कैसे आएगी? आप कहेंगे सर बाहर से अंदर की ओर आएगी, बाहर से अंदर की ओर आएगी और बाहर से अंदर की ओर आएगी, तो आपका घर और ज्यादा गर्म हो जाएगा गर्मी में, क्योंकि बाहर गर्मी है, दोपहर है बिल्कुल। तो लेकिन जिसमें ये दीवारें थी ना, यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ हवा उसको, उष्मा को रोक देगी और आपको अंदर नहीं आने देगी। अब हम बात करते हैं सर्दी वाले की भी। सर्दी वाले मौसम में अंदर आपको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। क्या चाहिए? गर्मी। और मौसम क्या है? बाहर ठंडा। मौसम क्या? ठंडा।
तो जो आपने गर्मी बना के रखी है, आप गर्म होना चाहते हैं, लेकिन हवा जा रही है, जो आपकी उष्मा जा रही है वो जा रही है आपकी बाहर की साइड। लेकिन यदि आपने इस प्रकार से मकान बना लिया ना, तो ये हवा है आपकी उष्मा को सर्दियों में बाहर नहीं जाने देगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका मकान गर्म रहेगा। यदि इस पद्धति से आप मकान बनाएंगे तो आपका मकान सर्दियों में तो क्या रहेगा, आपका गर्म रहेगा, और गर्मियों में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। आपने किसका यूज करके, हवा का, और हवा की प्रॉपर्टी है, हवा क्या होती है, उष्मा की कुचालक। अब इससे आसान नहीं हो सकता भी। फिर भी आपको ये समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं भी। सर्दियों के दिनों में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड है, उत्तरकाशी स्थित मौरी विकासखंड में अत्यंत ठंड पड़ती है। वहां भारी मात्रा में हिमपात होता है। इन क्षेत्रों में प्राय घरों का निर्माण करते समय उन्हें गर्म रखने के लिए लकड़ी की दो परतों के बीच गोबर एवं मृदा के घोल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी एवं मृदा उष्मा की कुचालक होने के कारण उष्मा की हानि को रोकते हैं और घरों को गर्म रखते हैं। ये कहता है कि हिमालय के जो ऊपरी क्षेत्रों में ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है भी, तो वहां मकान का निर्माण किस प्रकार से होता है भी, तो वहां मकान होता है इस प्रकार से, लकड़ी की दो परतें होती हैं भी। लकड़ी की क्या होती है, एक दीवार बना रहे हैं हम, ये कमरा नहीं है, एक दीवार है। इसके बीच में क्या है, इन दोनों परतों के बीच में एक दीवार जब बनाते हैं ना हम, इन दोनों के बीच में गोबर और मिट्टी का घोल प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी का घोल प्रयुक्त करते हैं। तो तब जब जो ये मकान बना दिया मैंने भी, चलो ये मकान बना ही दिया पूरा, लकड़ी की दो परतें हैं और बीच में गोबर और मिट्टी का गोल है। अब आप इसके अंदर बैठे हैं, आराम से मुस्कुरा रहे हैं, आपने अंदर से रूम हीटर चला लिया, मान लेते रूम हीटर चला लिया, या फिर आपके शरीर से जो उष्मा निकली, यहाँ का वातावरण क्या हो गया, गर्म हो गया घर के अंदर का, और बाहर क्या है, ठंडी है। बाहर क्या है, ठंडी है। और आपको उष्मा का रूल पता है कि उष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर जाना पसंद करेगी। तो उष्मा कहाँ जाना पड़ेगी, इस प्रकार से बाहर की साइड जाना चाहेगी, आपके घर से बाहर। तो क्या होगा कि जब ये इस दीवार के पास जाएगी, दीवार पे क्या मिली, लकड़ी, लकड़ी कहेगी ना 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 ना, बाहर नहीं जाना, उष्मा की कुचालक हूं। तो वो आपकी उष्मा घर के अंदर ही रह जाएगी और आपको गर्मी का एहसास होगा, आपका घर जल्दी से आपका ठंडा नहीं होगा। समझ में आया आपको टॉपिक आपको? तो चलिए भी आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार घरों की बाहरी दीवार खोखली ईंटों से बनाई जाती, क्योंकि खोखली ईंटों में प्रतीत वायु उष्मा की कुचालक होती है, जो घरों की सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखती। वही बात बता दी कि जो घर की दीवारें हैं ना, वो हमें खोखली बनानी चाहिए भी। ठीक है, बीच में क्या हमने गैप छोड़ना चाहिए, ताकि आपका अगर गर्मियों में क्या रहे, गर्म, और सर्दियों में क्या रहे आपका, सॉरी, गर्मियों में ठंडा रहे और सर्दियों में गर्म रहे। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब धुआं ऊपर क्यों उठता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि धुआं आपका ऊपर क्यों उठता है भी, क्योंकि मैं धुआं भी आपका एक गैस है। जब आपका धुआं गर्म होता है ना, तो वो क्या है, आपका हल्का होता है और ऊपर की ओर उठता है। आपको आगे बात समझ में? चलो ये और लेते हैं हम कि धुआं ऊपर क्यों उठता है, ये समझने क्रियाकलाप करें। समान का आकार के कागज के दो कप लीजिए, इस प्रकार आपने ले लिए, उन्हें समान लंबाई के दो धागों की सहायता से लकड़ी की अंतिम छोर पर लटकाइए, जैसा कि चित्र 7.3 क में दर्शाया गया है। और ये इसकी है भी, ये धागा है, ये कप है, इस प्रकार से आपने देख लिया भी। अब आपने क्या कर लिया कि यहाँ इस प्रकार से मोमबत्ती जला दी, कागज का कप है और ये इस प्रकार से ऊपर उठ गया। अभी क्या हो गया, इस प्रकार से आपका ऊपर ये उठ गया। आपको आगे ये बात समझ में? एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आसान है ना, एक पट्टी बांध ली, ऊपर धागा लटका लिया, यहाँ कागज के दो कप जो आपके डिस्पोजल आते हैं उस प्रकार के भी। ठीक है, कपों से संबंधित अवलोकन। अब आपको देखना है क्या चीजें होंगी भी, क्या हुआ भी, कि कप ऊपर उठा या नहीं उठा, क्या चीजें हुई। जब आप डायरेक्शन पाते तो कप के नीचे मोमबत्ती रखी थी, वह ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मोमबत्ती लो के आसपास की हवा गर्म हो जाती है, और जैसे ही कप के अंदर की हवा गर्म होती है तो वह फैल जाती है और अधिक स्थान घेरती है। परिणाम स्वरूप यह हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है भी। देखिए क्या होता है कि जब हवा
गर्म होती है ना, हवा का एक रूल है, जब हवा गर्म होगी तो हवा फैल जाएगी भी, क्या होगी, फैल जाएगी, और फैलने के कारण क्या होगी, वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होगी वो चीज आपके ऊपर जाएगी। रूल यही है भी, आपको समझ में आ गया। तो ये जो दो कप थे ना, ये आपके दो ये कप थे, मान लेते हैं कि इसके नीचे मोमबत्ती थी, ये हवा आपकी क्या हुई, मोमबत्ती के ऊपर गर्म हुई, ये हवा फैली, फैलने के कारण ये हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और ऊपर कप अट गया इसके आगे, तो ये कप को भी ऊपर उठा देगी भी। आपको आगे बात समझ में क्लियर है। आप वायु के गर्म होने पर उसके फैलाव का अनुभव आंशिक रूप से फैले हुए गुब्बारे को धूप में रखकर कर सकते हैं। गुब्बारे में भरी हुई वायु गर्म होने के बाद फैलती है और गुब्बारा बड़ा हो जाता है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपको गुब्बारे में हवा भरनी है, उसका साइज आपको माप लेना कि कितना आपका गुब्बारा फूला हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या कर दीजिए, आप धूप में रख दीजिए, ठीक है। बस इतनी देर भी मत रखना कि हवा इतनी ज्यादा फैल जाए कि गुब्बारा आपका फूट ही जाए। 5 या 10 मिनट उसको आप देखना, धूप में रख के देखना, आपके गुब्बारे का साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ अभी, क्योंकि जब हवा गर्म हुई, हवा गर्म होने के बाद फैल जाती, जैसे ही हवा फैलेगी गुब्बारा क्या होगा, गुब्बारे का साइज भी बढ़ जाएगा। इसीलिए गर्मियों में बोला जाता है कि जो आपकी गाड़ियों के टायर होते हैं ना, उनमें हवा हमें कम रखनी चाहिए, फुल हवा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही टायर चलेगा, गर्मी का मौसम है, हवा फैलेगी, तो हवा फैलेगी तो टायर गाड़ी का फट भी सकता है भी। आपको आ गया लॉजिक समझ में। तो हवा हमें कम रखनी चाहिए गर्मियों में, क्योंकि हवा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो हवा फैलेगी, और फैलने के कारण टायर फट सकता है भी। आपने अवश्य देखा होगा कि अगरबत्ती जलाने पर उसका धुआं ऊपर उठता है। धुआं गर्म गैसों व सूक्ष्म ठोस कणों का मिश्रण होता है जो किसी पदार्थ को जलाने पर निकलता है। जैसे यह आसपास की वायु से अधिक गर्म होता है तो वैसे ही धुआं ऊपर उठने लगता है भी। आसपास की वायु से क्या होना चाहिए, धुआं आपका गर्म होना चाहिए। गर्म होगा तो आपका ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर आपका उठ जाएगा भी। अब हमें पढ़ना है कि द्रवों में, ये तो हमने धातुओं में पढ़ लिया अभी कि धातुओं में उष्मा का संचरण कैसे होता है, काफी चीजें हमने बारीकी से सींच ली। इस प्रकार से आप पढ़ते गए तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आप आसानी से कर दोगे, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। द्रवों में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, क्या द्रव भी गर्म करने पर हवा के समान ऊपर उठते हैं? आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आपको ये बताना है कि आज का जो लेक्चर है आपको कितनी समझ में आया है भी। आपको लेक्चर कैसा लगा ये आप जरूर बताएं भी। सारे आपके आसपास से जब तक रिलेट करके नहीं देखोगे ना, जब तक आपको साइंस समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश की है अच्छी तरह समझाने की, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।